हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ईडीएलसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड लीनियर सर्किट के सभी टॉपिक्स का रिवीजन। आज का लेक्चर अपना सिर्फ रिवीजन होगा। मैं आपको बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा, जितने भी चैप्टर 1 to 6 है, जैसे कि अपना फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पूरा ट्रांजिस्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें सी कॉन्फ़िगरेशन है, CS कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हम लोग स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में ओपैम्प है, दैट इज द लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प। चैप्टर नंबर 4 में नॉन लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प एज वेल एज फिल्टर्स एंड ऑसिलेटर्स है। चैप्टर नंबर 5 में मेरा IC555 टाइमर IC के बारे में है। एंड चैप्टर नंबर 6 इज वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये अपना बेसिक सिलेबस, इसका पूरा रिवीजन हम लोग आज कवर करने वाले हैं। रिवीजन लेक्चर है, मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज अ रिवीजन लेक्चर। यहाँ पे आपको पूरा बेसिक से मैं आपको नहीं समझाऊंगा, जस्ट अपने को रिवाइज करना है कि जितने भी टॉपिक्स हम लोग ने पढ़े हैं ईडीएलसी में, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको किस तरीके से याद रखना है, दैट इज अ रिवीजन लेक्चर। ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेमिस्टर 3 EXTC ब्रांच के लिए है ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड लीनियर सर्किट्स NEP 2020 न्यू जो सिलेबस आया है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। सो चैप्टर नंबर 1 में ही फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर अपने को पता होना चाहिए, दैट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अबाउट द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उसका ग्राफ क्या होता है, उसके रीजन ऑफ ऑपरेशंस क्या है, ये सब चीज। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर में 3 टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। कौन से 3 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं? सो CB कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इस हम लोग को सिलेबस में इसमें से कौन सा है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज फॉर द ट्रांजिस्टर। अपने को ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में ये 3 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। कॉमन एमिटर इसलिए हम लोग चूज करते हैं बिकॉज इसका वोल्टेज गेन, करंट गेन एज वेल एज इसका जो रिस्पॉन्स होता है, मतलब इनपुट वर्सेस आउटपुट का जो फेज शिफ्ट होता है, एट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। सो इसको हम लोग एज ए एम्पलीफायर की तरह भी अच्छे से काम करवाते हैं, दैट इज अ निगेटिव फीडबैक में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन से अपने को ट्रांजिस्टर में, इसमें ये 3 कॉन्फ़िगरेशन में अपने को सिलेबस में कौन सा है? कॉमन एमिटर। और वैसे ही अपने जो मॉसफेट है या फिर FETs है, तो FET में भी वैसे ही सोर्स, गेट एंड ड्रेन, तो उसमें से अपने को कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम लोग ज़्यादा करके इसी के ऊपर फोकस करेंगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। विल स्टार्ट फर्स्ट विद द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में पहला इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सो कॉमन एमिटर अगर बोला है तो दिस इज योर ट्रांजिस्टर, दिस इज एट द आउटपुट साइड एंड दिस इज एट द इनपुट साइड, राइट। और ये ट्रांजिस्टर है मेरा। तो इसके यहां पे कौन सा टर्मिनल होता है? बेस। यहां पे कौन सा टर्मिनल होता है? दैट इज कलेक्टर। और यहां पे कौन सा टर्मिनल होता है? एमिटर। सो यू कैन से दैट, देखो ये 2 जगह पे हम लोग को जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा मेरा VBE, दैट इज इनपुट वोल्टेज। और यहां पे करंट कौन सा फ्लो होगा? IB, बेस करंट फ्लो होगा, राइट। तो इनपुट साइड में मेरा यहां पे क्या कनेक्शन है? VBE, दिस इज द इनपुट वोल्टेज एट द इनपुट साइड। एंड आउटपुट साइड पे यहां पे कौन सा करंट फ्लो होगा? तो कलेक्टर करंट IC। और यहां पे जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज VCE। क्या मिलेगा? VCE, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज एट द आउटपुट साइड। तो यहां पे मुझे कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज मिलेगा एट द आउटपुट साइड। सो यू कैन सी यहां पे एमिटर इज कॉमन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। एमिटर इज कॉमन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, or you can say that emitter is common between the input and output side. That is the reason it is called as common emitter configuration. Common emitter configuration. तो ये इस तरीके का इसका सर्किट डायग्राम होता है। So इसमें इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। So let's see the input and output characteristics. इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी इनपुट साइड कनेक्शन है, यहां पे हमारा जो गेन फैक्टर होता है, करंट गेन
इसके लिए जो होता है दैट इज द बीटा। ये अपने को एक चीज पता होनी चाहिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो गेन फैक्टर होता है वो क्या होता है, बीटा। और इसका एग्जैक्टली फेज शिफ्ट कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब मैं अगर इनपुट में इस तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करूं तो आउटपुट में मुझे सिग्नल इसके उल्टा विथ द हायर एम्पलीट्यूड मिलना चाहिए, which is amplifier which is nothing but it increases the strength of a weak signal, right? तो यह होता है मेरा एम्पलीफायर। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पहले ड्रॉ करना है। तो इनपुट के साइड क्या कनेक्टेड है, ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? इसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, ये भी एक चीज याद रखना, VI कैरेक्टरिस्टिक। तो V मतलब वोल्टेज, I स्टैंड फॉर करंट। तो यहां पे मैं पहले ऐसे ड्रॉ करूंगा V वर्सेस I। तो ये मेरा V और ये मेरा I। इनपुट साइड कौन सा करंट है, बेस करंट। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, IB। कौन सा वोल्टेज है, VBE। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो यहां पे VBE आएगा। ठीक है, पहला मैं यहां पे इनपुट वाला बना रहा हूं। तो इस केस में मेरा ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा और इसमें मेरा जो सर्किटरी है, मतलब इसका जो वर्किंग है, ये मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा फॉर डिफरेंट वोल्टेजेस। सो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, इस तरीके से ये काम करेगा। दैट इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द CE कॉन्फ़िगरेशन में। ये ऐसा क्यों आया, इसके पीछे का बेसिक्स है, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। यहां पे मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट, अगर मेरा यहां पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगा, आउटपुट में क्या कनेक्टेड है, VCE, राइट? VCE एंड कौन सा करंट है, तो कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट है। तो इसमें आपका जो करंट है ये इस तरीके से बढ़ते जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। आया समझ में? इस तरीके से मेरा जो कलेक्टर करंट है ये किस तरीके से, मतलब जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मेरा इस तरीके से बनेगा। तो दिस इज योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो इसमें भी ये जो करंट है ना, ये करंट मेरा ऐसे 60 माइक्रो एम्प्स में होंगे, 60 माइक्रो एम्प, 50 माइक्रो एम्प, 40 माइक्रो एम्प, लाइक दिस। तो ये मेरा इस तरीके से मेरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा। यहां इसी ट्रांजिस्टर्स में यहां पे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ ऑपरेशन। तो रीजन ऑफ ऑपरेशन कैसे होता है ट्रांजिस्टर्स के, रीजन ऑफ ऑपरेशंस। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली इसमें जो अपना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी बनाया था उससे पहले अपने को यह पता होना चाहिए, अगर मेरा यहां पे दोनों भी फॉरवर्ड बायस्ड हो, दोनों भी फॉरवर्ड बायस्ड हो, तो मेरा ट्रांजिस्टर होता है ऑन। क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है ऑन। अगर दोनों भी रीजन ऑफ ऑपरेशन रिवर्स बायस हो, दोनों भी मोड ऑफ ऑपरेशन मेरा अगर रिवर्स बायस मोड पे चलता है तो ट्रांजिस्टर मेरा होता है ऑफ। और इस केस में ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज अ स्विच बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज अ स्विच। और अगर इसमें फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन फॉरवर्ड बायस्ड है, दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन रिवर्स बायस है, तो इस केस में ट्रांजिस्टर को हम लोग बोलते हैं एज एन एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं, एज एन एम्पलीफायर। तो अगर किसी ने पूछा कि ट्रांजिस्टर के कौन से दो एप्लीकेशंस है, तो हम लोग को बोलना है ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स ऑन, या ट्रांजिस्टर के दो एप्लीकेशंस है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कभी काम करेगा जब दोनों भी मेरे जो रीजन ऑफ ऑपरेशंस है, दोनों भी मोड्स मेरे फॉरवर्ड बायस में है, तो ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा। दोनों अगर रिवर्स बायस में है तो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, और एक फॉरवर्ड एक रिवर्स बायस में है तो ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। इसमें एक लास्ट मोड ऐसा भी होता है कि अगर ये रिवर्स बायस मोड है और ये फॉरवर्ड बायस मोड में है, तो इसको इनवर्स एक्टिव रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स एक्टिव रीजन।
ठीक है, इनवर्स एक्टिव, और इसको सिंपल बोला जाता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन दोनों फॉरवर्ड बायस मोड में है तो उसको बोला जाता है सैचुरेशन रीजन। क्या बोलेंगे? सैचुरेशन रीजन। और दोनों रिवर्स बायस मोड में है तो उसको बोलेंगे कट ऑफ रीजन। कट ऑफ मतलब ऑफ। अभी यही चीज अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखानी है, ये मैं इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाता हूं। अगर वही चीज, चलो मैं एक दूसरे स्लाइड में ले लेता हूं तो ताकि मैं आपको अभी यहां पे तीनों भी कंसेप्ट बता सकूं। इसमें एक पॉइंट आता है क्यू पॉइंट। व्हाट इज क्यू पॉइंट? व्हाट इज डीसी लोड लाइन एंड रीजन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो एक ही ग्राफ बना देता हूं सिंपल। जो ये मैंने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी, ये ग्राफ मैंने यहां पे बना दिया। ठीक है, चलो इसका नाम दे दो ICVCE। ठीक है, तो इस केस में मेरा जो डीसी लोड लाइन होगा ना, डीसी लोड लाइन, ये मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां से यहां तक ऐसा एक लोड लाइन बनेगी और इसके एग्जैक्टली सेंटर में, चलो ये इसका सेंटर मान लेते हैं, इसके एग्जैक्टली सेंटर में जो होता है उसको मैं यहां पे क्या बोलूंगा? क्यू पॉइंट। इसको मैं एग्जैक्टली सेंटर में जो होगा इसको यहां पे क्या बोलूंगा? क्यू पॉइंट। यही क्यू पॉइंट मतलब ही क्या? इसी क्यू पॉइंट को कॉजिएंट पॉइंट भी बोलते हैं और स्टेबिलिटी पॉइंट भी बोलते हैं। स्टेबिलिटी यूज फॉर द स्टेबिलिटी पर्पस। ओके, तो ये मेरी क्या है? डीसी लोड लाइन है। इसको बोलते हैं क्या? डीसी लोड लाइन। ठीक है, और ये क्या है? उसमें क्यू पॉइंट। ओके, तो ये केस किस लिए यूज होती है? तो इसमें अलग अलग बायसिंग टेक्निक्स होती है। फिक्स अपने को सिलेबस में इसमें दो ही है, तो मैं ज्यादा पिछड़े नहीं पकाऊंगा। सिंपल दो टेक्निक्स अपने को देखनी है, फिक्स बायसिंग एंड वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। पहला एक सिंपल पॉइंट देखते हैं। क्यू पॉइंट यहाँ पे हमेशा सेंटर ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन में होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे समझो इस केस में मैं रफ में ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, इसका रेफरेंस लेके मैंने यहाँ पे इनपुट सिग्नल बनाया और यहां से मुझे अगर इसको प्लॉट करना है तो मुझे सिग्नल पूरा प्लॉट होना चाहिए। अगर समझो ये मैंने ये क्यू पॉइंट इधर आया, इनपुट सिग्नल इधर है, बट ये जहां भी यहां पे कट होगा तो इसका सिर्फ हाफ पोर्शन ही मुझे मिलेगा। सिंपल इतना ही पोर्शन मिलेगा। यहां का पार्ट इतना, मेरा पार्ट क्या होगा? क्लिप हो जाएगा। इधर ले लूंगा तो ऊपर वाला पार्ट क्लिप हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं? क्यू पॉइंट जो हमेशा होना चाहिए मिडल में। क्यू पॉइंट हमेशा किधर में होना चाहिए? मिडल में। तो मेरा ऑपरेशन अच्छे से बनेगा। इसके ऊपर भी एक थ्योरी आती है, पावर एम्पलीफायर्स करके एक टॉपिक आता है जिसमें आप वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी, पुश पुल एम्पलीफायर्स ये सब पढ़ते हैं। बट अपने को सिलेबस में इतना कुछ नहीं, अपने को सिंपल इतना याद रखना है, क्यू पॉइंट शुड बी एट द सेंटर टू गेट द प्रॉपर इनपुट वर्सेस आउटपुट रिस्पॉन्स। यहाँ पे इनपुट मुझे पूरा दिया तो आउटपुट मुझे पूरा मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये चीज करते हैं। ठीक है, सो आई विल रब दिस। ठीक है, अभी रीजन ऑफ ऑपरेशन, इसमें कौन से रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं? लेट्स सी। तो यहां पे हम लोग जो बात करते हैं ना, इस रीजन में जब भी मेरा जो ट्रांजिस्टर है उसको सफिशिएंट वोल्टेज या करंट नहीं मिला है, जैसे मेरा अगर ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन मेड है तो सिलिकॉन के लिए कितना चाहिए? मिनिमम 0.7 चाहिए, मतलब 0.67 ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो अगर उतना वोल्टेज इसको नहीं मिला तब तक ये कौन से रीजन ऑफ ऑपरेशन में चलता है? कट ऑफ रीजन में चलता है। कहां पे चलता है? कट ऑफ रीजन ऑपरेशन में चलता है। तो ये होता है इसका कट ऑफ रीजन। इसके बाद यहां पे ये जो उसने करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, मतलब 10 माइक्रो एम्प, 20 माइक्रो एम्प, इस तरीके से 30, 40, 50 माइक्रो एम्प, इस तरीके से इसने चालू किया। तो दिस पाथ इज कॉल्ड एज, यहां से यहां तक का जो पाथ है, यहां से यहां तक का जो रीजन ऑफ ऑपरेशन है, इसको यहां पे मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं यहां पे बोलूंगा एक्टिव रीजन। क्या बोलूंगा? एक्टिव रीजन। यहां पे ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर की तरह काम करता है। और यहां पे जो तीसरा रीजन ऑफ ऑपरेशन है, मतलब ये वाला पार्ट, ये इतना जो पार्ट है ना, दिस वन,
ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तो यहां पे ट्रांजिस्टर एज अ ऑन की तरह काम करेगा, एज अ ऑन स्विच। कट ऑफ रीजन में ये एक्ट्स एज अ ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, और एक्टिव रीजन में ये एज एन एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो ये होता है इसका क्यू पॉइंट, डीसी लोड लाइन एंड रीजन ऑफ ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये भी पार्ट हो गया। उसके बाद जैसे हमने सी एम्पलीफायर देखा, वैसे ही दूसरा जो एम्पलीफायर होता है दैट इज कॉल्ड एज CS एम्पलीफायर। तो CS मतलब क्या, कॉमन सोर्स, इसको बोलते हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। तो कॉमन सोर्स में अगर आप कोई भी एफईटीज लो, मैं यहां पे एनहांसमेंट वाला टाइप वाला ले रहा हूं, तो ये मेरा एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है, जिसमें भी यहां पे ये मेरा सिंबल हो गया इसका, इसके आउटपुट रीजन, यहां पे मेरा ड्रेन होगा, यहां पे मेरा सोर्स होगा, यार यहां पे इस केस में यहां पे होगा मेरा गेट टर्मिनल। इस केस में हम लोग यहां पे जो इनपुट अप्लाई करेंगे वो होगा VGS, और इसके आउटपुट में मुझे जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज VDS। इस तरीके का मेरा डायग्राम होगा कॉमन सोर्स के लिए। सो यू कैन सी सोर्स इज कॉमन बिटवीन गेट एंड ड्रेन। तो इसमें जो इनपुट है वो मेरा VGS होगा, आउटपुट मेरा VDS होगा। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है। ओके, सो ये अपने को पता चल गया। तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगा, सिंपली वही स्टैंडर्ड, बस यहां पे जो आउटपुट है ये मेरा ID होगा, क्या होगा, ड्रेन करंट होगा, और यहां पे मेरा क्या होगा, VDS होगा, क्या होगा, VDS। बाकी यहां पे जो रीजन्स ऑफ ऑपरेशंस होंगे ना, ये भी वही होंगे। यहां पे जो रीजन ऑफ ऑपरेशन होगा, दिस रीजन ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एज कट ऑफ। यहां से यहां तक को जो रीजन ऑफ ऑपरेशन है इसको मैं यहां पे बोलूंगा सैचुरेशन रीजन। यहां पे जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन रीजन, और यहां से ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ओमिक रीजन। इसको यहां पे बोला जाता है ओमिक रीजन। क्लियर। तो इस तरीके से मेरा यहां पे ग्राफ बनता है आउटपुट के लिए। आउटपुट में मेरा VDS होगा, और यहां पे मेरा जो होगा दैट इज कॉल्ड एज ID, ड्रेन करंट। ओके, सो इस तरीके से CS एम्पलीफायर का मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कुछ इस तरीके से मेरा बनता है। ओके, CS एम्पलीफायर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेरा इस तरीके से यहां पे बनता है। ओके, तो इसके बाद कॉमन सोर्स एम्पलीफायर हो गया। इसके बाद अपने को दो बायसिंग टेक्निक्स याद रखनी है। बायसिंग सर्किट्स। तो बायसिंग सर्किट अपने को सिलेबस में दो ही है। कौन सा है, फिक्स्ड बायस्ड एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस। फिक्स्ड बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो फिक्स्ड बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में क्या होता है कि यहां पे हम मेरा सर्किट समझो इस तरीके से है। मेरा ट्रांजिस्टर, ये मेरा RC है कलेक्टर, ये मेरा VCC यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, चाहे तो यहाँ पे ग्राउंड, ये मेरा एमिटर, और यहाँ पे मैंने सोर्स लगा दिया। मतलब इसके आउटपुट में आप ऐसा भी आपको कुछ बुक में मिलेगा, यहाँ पे सीरीज में इधर भी लगा सकते हो। और ये मेरा यहाँ पे है Vin, कॉमन ग्राउंड यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो इस तरीके का जो सर्किट होता है ना, इसको बोलते हैं यहाँ पे फिक्स्ड बायसिंग सर्किट। तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट कैसे होता है, तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट मेरा कुछ इस तरीके से होगा। RC, RE, R1, R2। ये जो R1 एंड R2 है ना, ये यहाँ पे एक्चुअली वोल्टेज को डिवाइड करते हैं, और इसके बीच में जो अपने को वोल्टेज मिलता है वो होता है मेरा V बेस। ओके, और यहाँ पे आप लोग क्या अप्लाई करते हैं, Vin। ओके, सो इस तरीके से मेरा वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग हम लोग करते हैं। तो बायसिंग टेक्निक में फिक्स बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, इसमें बेसिकली आपको ज्यादा करके न्यूमेरिकल्स आएंगे।
किसके ऊपर? तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर क्या न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो मैंने न्यूमेरिकल्स कल के लेक्चर में आपको करवा के रखे हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने वन शॉट लेक्चर लिया था जिसमें सब न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑल चैप्टर्स, ऑल मॉड्यूल 1 to 6 के ऊपर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और जो भी PYQs में पूछे गए न्यूमेरिकल्स है वो हमने सॉल्व करवाए थे। ओके, तो इसमें ये बायसिंग सर्किट है। तो बायसिंग सर्किट बेसिकली यूज क्यों करते हैं? टू स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट, स्टेबलाइज क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए, टेम्परेचर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, एज वेल एज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में क्यू पॉइंट को स्टेबल रखने के लिए, रिपीटेड एंड प्रिसाइज रिजल्ट देने के लिए। हम लोग बायसिंग सर्किट बेसिकली यूज किया जाता है। सो ये हो गया अपना बायसिंग के ऊपर। इसके बाद जो अपना चैप्टर नंबर 2 है उसमें बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, उससे पहले मैं आपको लेता हूं एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। ओके, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर सर्किट। तो ये किस तरीके से बनता है? तो कुछ इसका डायग्राम इस तरीके से होगा। RC RE, इसके आउटपुट में यहाँ पे लगाना है कपलिंग कैपेसिटर CE। इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर R1 R2, ये मेरा VCC। यहाँ पे आउटपुट में मेरा एक कपलिंग कैपेसिटर होगा, दैट इज CC2 आउटपुट। यहाँ पे मेरा इनपुट साइड CC1, और यहाँ पे मैंने इनपुट लगा दिया इसको इस तरीके से V। ये इस तरीके से मेरा सर्किट बनेगा। ओके, दिस इज योर ट्रांजिस्टर Q1। तो ये पूरा डायग्राम अपने को बनाना है। तो इसमें ये जो R1 एंड R2 पार्ट जो है, ये जो R1 एंड R2 वाला है, ये मेरा क्या है? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। इट इज यूज फॉर बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर। जो ये कपलिंग कैपेसिटर्स है CC1 एंड CC2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपलिंग कैपेसिटर्स। तो कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है? ये यूज किया जाता है टू अलाउ AC एंड ब्लॉक्स DC, अलाउज AC ब्लॉक्स DC। तो CC1 CC2 के बारे में हो गया। ये जो है ना, इट इज कॉल्ड एज बाईपास कैपेसिटर, CE वाला। ओके, इसको बाईपासिंग के लिए यूज किया जाता है। और यहां पे हम लोग कौन सा एम्पलीफायर यूज करते हैं? स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर पर कौन सा? CE, कॉमन एमिटर, जिसमें आप एमिटर को कॉमन रखते हो। यहाँ पे मेरा बेस होता है, ये मेरा कलेक्टर होता है, और ये एमिटर, और एमिटर इज कॉमन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज CE एम्पलीफायर। तो इसमें हम लोग को कौन सा एनालिसिस करना पड़ता है? इसमें अपने को AC एनालिसिस का पार्ट पूरा देखना है। AC एनालिसिस का पार्ट पूरा देखना है। तो इस केस में स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का ये डायग्राम अपने को बना के आना है। यहाँ पे इनपुट अगर हम लोग इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं तो आउटपुट मुझे इस तरीके से मिलता है। हायर वोल्टेज गेन होता है, हायर इनपुट इंपीडेंस होता है, आउटपुट इंपीडेंस लो होता है, फेज शिफ्ट 180 डिग्री होती है। ये सब पॉइंट्स आपको इसमें लिखने होंगे। तो इसके बाद अगर स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है CS एंड CB एम्पलीफायर और इसमें क्या क्या लिखना है, सो यहाँ पे अगर मैं CE एम्पलीफायर के बारे में बताऊं एंड CS एम्पलीफायर के बारे में बताऊं, CS एम्पलीफायर, तो ये जो है दैट इज नथिंग बट यूर कॉमन एमिटर, दिस इज योर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और ये कौन सा है? कॉमन सोर्स वाला। कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। तो CE एम्पलीफायर में अपना जो ये डिपेंड होता है ट्रांजिस्टर के ऊपर, तो ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल। और ये कौन सा है? वोल्टेज कंट्रोल। दोनों का जो फेज शिफ्ट होता है ना,
दोनों का जो फेज शिफ्ट होता है ये 180 डिग्री ही होता है, इसलिए ये एज एन एम्पलीफायर की तरह हम लोग काम करवाते हैं इससे। और सीई एम्पलीफायर में हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो इसकी जो डेंसिटी है, पैकेज डेंसिटी, ये होती है लो, पैकेज डेंसिटी इसकी होती है लो, और इसकी पैकेज डेंसिटी होती है हाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सीई एम्पलीफायर है ना, इसके लिए जो स्पेस रिक्वायरमेंट होती है ये ज़्यादा होती है, तो इसमें मेरा एक पैकेज में हम लोग कम ट्रांजिस्टर्स को बैठा सकते हैं। बट इसका जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर या जो एफईटीज होते हैं ना, ये वोल्टेज कंट्रोल होने के कारण हम लोग कि ये जो इसका जो पैकेज होता है ना, ये एकदम स्मॉल होता है। तो इसका मतलब ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसका जो चिप होता है या फिर जो पैकेज होता है, और यू कैन सिंपली राइट लाइक दिस, स्मॉल इन साइज, इट इज इन स्मॉल इन साइज, और दिस इज यूज्ड इन, और दिस इज लार्ज इन साइज। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंशिएशन हम लोग कॉमन एमिटर एंड कॉमन सोर्स में लिख सकते हैं। तो इस वजह से इसकी पैकेज डेंसिटी यहाँ पे लो होती है, पैकेज डेंसिटी हायर होती है। आगे बढ़ते हैं, तो कॉमन एमिटर कॉमन सोर्स के बारे में हो गया। इसके बाद अपने को आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड पाई मॉडल। हाइब्रिड पाई, तो हाइब्रिड पाई मॉडल में बेसिकली दो तरीके के आता है, बाईपास सी एंड अनबाईपास सी। तो इसके लिए पहला हाइब्रिड पाई मॉडल में अपने को इसको दिखाना है, मतलब ये जो अपना कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको पहले बना के इसका ऐसे एनालिसिस करना है। तो देखो ये कुछ मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था, R1, R2, RC, RE, CE, और यहाँ पर मेरा इनपुट Vin। तो यहाँ पे अपने जो कैपेसिटर्स है ये भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, CC1 एंड CC2। आउटपुट यहाँ से आएगा CC2। यहाँ पे अगर लोड है तो यहाँ पे हमें लोड लिखना है RL, ओके, और ये मेरा होगा Vin। ठीक है, तो इस तरीके का मेरा कुछ सर्किटरी बना था। अभी इसको एसी एनालिसिस या हाइब्रिड पाई मॉडल में कैसे निकालेंगे? सो ये डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे मैं इनपुट दिखाऊंगा। सपोज हाँ, इसमें कुछ सर्किट में ना, यहाँ पे इनपुट साइड भी, ये साइड भी, यहाँ पे ना एक रेजिस्टर ऐड कर देते हैं, और इसको बोलते हैं RB, बेस रेजिस्टर, और ये मेरा Vin होगा। तो यहाँ पे पहला अपना यहाँ पे बनाना है बेस रेजिस्टर RB, उसके बाद बेस रेजिस्टर, ओके। इसके बाद यहाँ पे मेरा जो होगा, और ये इसको बेस रेजिस्टर या फिर RS लिख दो, ये मेरा दोनों को सेम नाम नहीं आना चाहिए, तो इसको मैं RS कर देता हूँ, सोर्स रेजिस्टर। और ये दोनों होगा ना R1 R2, इसको अगर मैं पैरेलल बनाऊं तो ये होता है मेरा, आई विल ड्रॉ अगेन, दिस इज द इनपुट साइड, ये मेरा पहला RS होगा, सोर्स रेजिस्टर। इसके बाद ये मेरा RB होगा, विच इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 पैरेलल विथ R2। तो मैंने पूरा डिटेल वाला बनाया है। कुछ सर्किट में आपको ये RS नहीं दिखेगा, तभी ये RS वाला पार्ट नहीं बनाना है, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे अपने को निकालना है R पाई। उसके बाद यहाँ पे जो एक करंट वाला सिंबल निकालना है, एरो GMVBE, ट्रांस कंडक्टेंस। एंड उसके बाद आउटपुट में क्या क्या कनेक्टेड है? आउटपुट में RC कनेक्टेड है तो RC लगा दो, आउटपुट में RL भी कनेक्टेड है तो RL भी लगा दो, तो इस तरीके से मेरा कुछ सर्किट बनेगा, हाइब्रिड पाई मॉडल। बट इसमें हम लोग ने क्या किया है? बाईपास किया है CE को। दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड पाई मॉडल फॉर बाईपास्ड CE।
RE, सॉरी नॉट C, इट इज एमिटर रजिस्टर। एमिटर रजिस्टर को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, बाईपास कर दिए। तो अनबाईपास वाला कैसे होगा, अनबाईपास RE, तो सेम वही मॉडल, पहला सोर्स रेजिस्टेंस बनाओ, फिर RB बनाओ, फिर R पाई बनाओ, RB RS, ये मेरा इनपुट साइड है, ओके। और इस केस में यहाँ पर अपने को लगाना है एक रेजिस्टर, दैट इज कॉल्ड एज RE, और यहाँ पे फिर से वही, दैट इज GM VBE एंड RC and RL, RC and RL। तो ये सर्किट यहाँ पे अपना कुछ इस तरीके से बनेगा। आया समझ में, और ये मेरा V in, ओके। तो ये इस केस में अनबाईपास RE में RE विल बी प्रेजेंट, ओके। इसमें हमने पूरा उसको बाईपास कर दिया। तो हाइब्रिड पाई मॉडल के ये अपने को पता होना चाहिए, बाईपास ऐसा बनाते हैं, अनबाईपास इस तरीके से बना देते हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा आएंगे, जो मैंने कल के लेक्चर में इसके ऊपर का न्यूमेरिकल एक करवाया था, ओके। ये इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आज के लेक्चर में आपको सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। तो वोल्टेज डिवाइडर हो, वोल्टेज डिवाइडर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ओके। एंड जो अभी हमने पढ़ा दैट इज हाइब्रिड पाई मॉडल, इसके न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। तो ये आज के लेक्चर में अपना सिर्फ थ्योरी वाला फंडा है, तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो ये होता है सेकंड मॉडल के ऊपर, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, हाइब्रिड पाई मॉडल्स। इसके बाद हम लोग आते हैं ओपैम्प पे, चैप्टर नंबर 3 पे। हाँ, इसके पहले इसमें और एक फंडा आपको करके जाना है, दैट इज कॉल्ड एज मिलर्स थ्योरम, ओके। सिंपल थ्योरी पार्ट है विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं यहाँ पे थ्योरी लिखते नहीं बैठूंगा, तो ये मिलर्स थ्योरम भी आपको एग्जाम में करके जाना है। उसके बाद ओपैम्प के लीनियर एप्लीकेशंस हम लोग पहले देखेंगे। इन वन स्लाइड आई विल ड्रॉ ऑल द सर्किट्स, ठीक है। कौन से एप्लीकेशंस देखेंगे, एज ए लीनियर ओपैम्प एज ए लीनियर एम्पलीफायर। तो लीनियर मतलब क्या, इनपुट की जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे मेरा आउटपुट भी चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर है। तो लीनियर में हमेशा फीडबैक प्रेजेंट होगा, लीनियर में हमेशा फीडबैक प्रेजेंट होगा, बेसिक्स बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। फीडबैक विल बी प्रेजेंट इन ऑल द सर्किट। तो ओपैम्प के लीनियर एप्लीकेशंस कौन से हैं, तो पहला जो एम्पलीफायर हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओपैम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओपैम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे बनाएंगे। ओपैम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे मेरा एक R1 होगा, इसके ऊपर मेरा एक फीडबैक रेजिस्टर होगा, RF होगा, ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है, और यहाँ पर ये मेरा V in देंगे। यहाँ पे ये सिंबल ड्रॉ नहीं किया, सिंपल ऐसे V in लिखा तो भी चलता है, ग्राउंड कर दो, इसको ग्राउंड कर दो। तो ये होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसमें फीडबैक रेजिस्टर प्रेजेंट होता है बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड आउटपुट। तो इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, विल बी -RF/RI इंटू VI। तो ये आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है। गेन का फॉर्मूला होता है V0/VI इज इक्वल टू -RF/RI। इसमें अगर इनपुट में इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूं तो आउटपुट मुझे एग्जैक्टली इन्वर्टेड मिलेगा। तो ये होता है ऑल अबाउट द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सेकेंड वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओपैम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसमें मेरा इस तरीके से ओपैम्प होगा, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसमें ये हम लोग डायग्राम को इस तरीके से स्विच भी कर सकते हैं, ये मेरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। देयर विल बी अ रजिस्टर, यहाँ पे मेरा फीडबैक रजिस्टर RF, ये मेरा
1, यहाँ पे मैंने इनपुट प्रोवाइड किया वी इन, ये मैं यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर रहा हूँ, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दे रहा हूँ, तो ये इसलिए बन जाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर V0। इसके लिए आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई RI, 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई RI इंटू VI, ये इसका फॉर्मूला होता है। और आउटपुट वोल्टेज गेन के लिए, मतलब AV जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए फॉर्मूला बनता है 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई RI, सिंपल 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई RI। इसमें अगर इनपुट हम लोग ऐसे देंगे तो आउटपुट भी मुझे सेम ही मिलेगा बट इंक्रीजेस इन एम्पलीट्यूड। सो ये होता है मेरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सिंपल। तो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग हो गया। उसके बाद कौन सा सर्किट होता है, ऑप एम्प एज एडर होता है, ऑप एम्प एज एडर। इसको एडर भी बोलते हैं, समिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर का एक डिटेल वीडियो मैंने YouTube पे डाला हुआ है, तो इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिंपल एडर का सर्किट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको यहाँ पे हम लोग सेपरेट करेंगे, R1 R2 R, और यहाँ पे अगर चाहिए तो और एक रजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज R3। ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है, ये मेरा V3 है। तो इसमें एक फीडबैक रजिस्टर होगा RF, ये मेरा V आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे ग्राउंड, और इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज माइनस RF बाई RI और R1 V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इस तरीके से मेरा एक ऑप एम्प एज एडर सर्किटरी और समिंग एम्पलीफायर बनता है। तो ये 3 सर्किट हो गए, 3 एप्लीकेशंस हो गए। नेक्स्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑप एम्प एज सब्सट्रैक्टर, ऑप एम्प एज सब्सट्रैक्टर। सब्सट्रैक्टर में क्या होता है, ये मेरा इनपुट है सपोज, तो इसके यहाँ पर हम लोग एक इनपुट देंगे दैट इज V1, यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर होगा, फीडबैक रजिस्टर होगा RF V0, और इसके यहाँ पर भी हम लोग एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे दैट इज V2। यहाँ पे इस तरीके से भी हम लोग दिखा सकते हैं, इनपुट V2। तो दोनों भी जगह पे हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी। तो ये मेरा सिग्नल है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा V1 है समझो, और ये मेरा V2 है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट फॉर्मूला क्या होगा, V0 इज इक्वल टू, ये जो मेरा प्लस वाला है ना उसको V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 RF डिवाइडेड बाय R1, या RF डिवाइडेड बाय R1 V2 माइनस V1। तो ये होगा फॉर्मूला इसका सब्सट्रैक्टर का। फिर जो आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑप एम्प एज बफर, ऑप एम्प एज बफर। तो ऑप एम्प एज बफर में क्या होता है कि हम लोग को सिंपल यहाँ पे जो आउटपुट है इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, सिंपल आउटपुट को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो दैट इज कॉल्ड एज ऑप एम्प एज बफर। जो भी इनपुट में प्रोवाइड करता हूँ वही मुझे आउटपुट में मिलता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ऑप एम्प एज बफर सर्किटरी। तो यहाँ पे RF विल बी नॉट प्रेजेंट, RF यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, तो इसमें इसलिए इसको बोला जाता है ऑप एम्प एज बफर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप एम्प एज ए यूनिटी गेन एम्पलीफायर। यूनिटी गेन मतलब इसका गेन हमेशा कितना होगा, 1। तो इसमें हम लोग बोलेंगे यूनिटी गेन एम्पलीफायर। और ऑप एम्प एज बफर, तो इसमें एकदम पॉजिटिव वाला गेन चाहिए अपने को, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। तो जो आउटपुट में यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो भी मैं आउटपुट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ यही मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। सो V0 इज इक्वल टू VI, V0 इज इक्वल टू VI, दैट इज कॉल्ड एज ऑप एम्प एज बफर। इसके बाद जो सर्किटरी होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑप एम्प एज इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। ऑप एम्प एज इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, इसके आइडियल एंड प्रैक्टिकल अलग अलग होते हैं। तो ऑप एम्प एज आइडियल वाला पहले बनाता हूँ, दिस इज ऑप एम्प एज इंटीग्रेटर आइडियल 1।
तो इसके ऊपर जो हमेशा होता है कैपेसिटर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R1, यहाँ पे लिखेंगे C1 और ये होगा यहाँ पे ग्राउंड, और ये मेरा आउटपुट वोल्टेज और ये मेरा इनपुट वोल्टेज VI। ठीक है, तो इसके आउटपुट में सॉरी, अगर इसका ये मेरा आइडियल वाला हो गया, आइडियल वाला, तो इसके आउटपुट में अगर अपने को लिखना है, मतलब प्रैक्टिकल वाला लिखना है, तो इसका प्रैक्टिकल वाला कैसे बनता है, तो प्रैक्टिकल में ओप एम्प ऐसे बना दो, फिर यहाँ पे पहला हमेशा रेजिस्टर आएगा, इसके आउटपुट में कैपेसिटर बनेगा, इसको CF बोलेंगे, फीडबैक कैपेसिटर, और उसके ऊपर फिर से एक फीडबैक रेजिस्टर होगा RF, और इसके यहाँ पे पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R1 और इसके इनपुट साइड हम लोग लिखेंगे C1 और फिर यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करेंगे VI और ये कर देंगे यहाँ पे ग्राउंड। तो ये होता है प्रैक्टिकल ओप एम्प एज प्रैक्टिकल एंड आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बाद होता है ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर। तो इसमें फॉर्मूला भी इसका लिख दो, 1 डिवाइडेड बाय -RC 0 to T VI dt, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर। तो ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर में पहला मैं यहाँ पे आइडियल वाला बना देता हूँ, आइडियल ओप एम्प निगेटिव पॉजिटिव। इसके ऊपर पहला होता है फीडबैक कैपेसिटर और यहाँ पे इनपुट साइड पे होता है, सॉरी यहाँ पे होता है फीडबैक रेजिस्टर और यहाँ पे होता है इनपुट कैपेसिटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर, ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर। तो प्रैक्टिकल केस में ये कैसे बनता है, प्रैक्टिकल केस में इसको ये सेम ओप एम्प, पहला जो सर्किट जो है सेम पहले एज इट इज बनाओ, दिस इज RF, और इसके ऊपर फिर CF बनाओ, ओके। यहाँ पे पहले C1 होगा फीडबैक और इसके पहले यहाँ पे R1 होगा एंड देन इनपुट VI, ओके। तो ये होता है ओप एम्प एज इंटीग्रेटर एंड ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर। मैंने दोनों भी सर्किट यहाँ पे बता दिया, आइडियल वाला एंड प्रैक्टिकल वाला। इसमें आपको ओप एम्प के जो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएटर है ये डिजाइन करने आएंगे, डिजाइन ओप एम्प एज इंटीग्रेटर एंड डिजाइन ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर विद सम सर्टन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ आएगा, या फिर मेरे RF की वैल्यू दी जाएगी, R की वैल्यू दी जाएगी और इससे मुझे कैलकुलेट करने बोलेंगे ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर। तो इसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ दी जाएगी 1 kHz या फिर 5 kHz, और इसके बेस अपने को RF निकालना होगा, CF निकालना होगा। इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे एग्जाम में और ये कल के लेक्चर में मैंने करवा के रखे हैं। तो बट दिस इज योर थ्योरी पार्ट। ओप एम्प के सभी सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ओप एम्प एज इंटीग्रेट, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओप एम्प एज एडर, सब्सट्रैक्टर, बफर, यूनिटी गेन एम्पलीफायर। सो तो ओप एम्प में बाकी के जो क्वेश्चंस है जैसे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओप एम्प, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओप एम्प, what is differential amplifier, parameters of op amp, उसके बाद फीडबैक वाला और नॉन फीडबैक वाला फंडा क्या होता है, उसके बाद हाँ। तो इसका ये जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये जो मतलब जितने भी हमने एप्लीकेशंस अभी देखे, एक्सप्लेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एक्सप्लेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एक्सप्लेन ओप एम्प एज एडर और समर, ये इस तरीके के क्वेश्चंस अपने को आएंगे। जो भी लीनियर एप्लीकेशंस है जो भी मैंने अभी आपको करवाए उसमें से आपको एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के लिए एनी लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प। तो लीनियर वाले मतलब क्या, जो अभी मैंने ऊपर पढ़ा है वो वाले। तो
इसका मैंने पूरा पार्ट यहाँ पे अभी नहीं लूँगा बिकॉज इसका ऑलरेडी यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है। आप डालोगे सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ ओपैम करके हमारा ये वीडियो है, इंट्रोडक्शन ऑफ ओपैम। लाइव लेक्चर मैंने लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ ओपैम, इसके ऊपर का वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगा। उसमें ये सब पार्ट कवर्ड हुआ है ऑलरेडी, एज वेल एज ये जो भी मैंने डिज़ाइंस करवाए, मतलब सॉरी ये जो भी एप्लीकेशंस पढ़ाए हैं एक ही स्क्रीन में, वो सब वहाँ पे डिटेल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो ये यहाँ से अपने को पढ़ना है। ब्लॉक डायग्राम ओपैम क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, फीडबैक वाला कंसेप्ट क्या होता है, फिर यहाँ पे कोई भी लीनियर एप्लीकेशन, मतलब ओपैम एफ समर ज़्यादा करके पूछा गया है, ओपैम एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशंस पूछा है, ओपैम एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग का डेरिवेशंस पूछा है। तो ये जो फॉर्मूलेज है ओपैम एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग के लिए, ये जो फॉर्मूला आया ना -RF/RI, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको किस तरीके से डिराइव करना है, ये सब पार्ट अपने कवर कर चुके हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेशन। तो इसके डेरिवेशंस आपको लिखने आने चाहिए। ओके, तो सिंपल ये आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ओपैम यूट्यूब पे मिल जाएगा। EDLC बाय महादेव सर करके डालोगे तो आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। ओके, तो इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ ओपैम का थ्योरी कंटेंट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, एज वेल एज और आपको लाइव लेक्चर्स में मिलेगा। इसके बाद एक्टिव फिल्टर्स का जो भी थ्योरी कंटेंट है वो आपको अवेलेबल है यूट्यूब भी अपने लाइव लेक्चर्स में, एज वेल एज ऑसिलेटर का भी लाइव कंटेंट अपने को अब ये भी रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये जो नॉन लीनियर एप्लीकेशंस, मतलब चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के जितने भी एप्लीकेशंस है ये ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो अपना पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज फिल्टर्स। सिर्फ यहाँ पे मैं वन शॉट ले रहा हूँ, इसका मैं फिर से मैं बता रहा हूँ। एक्टिव फिल्टर का ऑलरेडी यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें आपको पूरा थ्योरी पार्ट मिल जाएगा। ओके, एक्टिव फिल्टर्स के ऊपर। तो एक्टिव फिल्टर्स में अपने को बेसिकली दो फिल्टर्स को याद रखना है, लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर, HPF। तो इसमें कौन से लो फिल्टर्स होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर होता है, फर्स्ट ऑर्डर लो पास एंड हाई पास, एंड सेकंड ऑर्डर लो पास एंड हाई पास, सेकंड ऑर्डर। तो ये इसमें फर्स्ट ऑर्डर में LPF होता है, लो पास फिल्टरिंग होती है, एंड इसमें होता है HPF, हाई पास फिल्टरिंग होता है। तो इस केस में अगर लो पास मुझे बनाना है, लो पास सर्किटरी मुझे बनानी है, तो इस केस में यहाँ पे मैं एक पहला रेजिस्टर बनाऊंगा। फर्स्ट आई विल ड्रॉ वन रेजिस्टर एंड देन कैपेसिटर। तो ये मेरा यहाँ पे क्या बन गया, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ग्राउंड। ओके, तो ये एक मेरा उस तरीके का सर्किट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। और इसमें ये डायरेक्टली आइडियल में हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड कर सकते हैं, बट फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, RF ऊपर, RI इधर, और ये इसको कर देंगे ग्राउंड। और यहाँ पे R1 एंड C1 यहाँ पे लिख दोगे, R1 एंड C1। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, जिसमें रजिस्टर पहले आएगा फिर कैपेसिटर आएगा। फिर हाई पास फिल्टर में क्या होता है, फिर से मैं यहाँ पे ओपैम्प बना रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव, ये मैं RI निकाला, इसको कर दिया यहाँ पे ग्राउंड, फिर यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर निकाला, RF निकाला, इसको आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया। और हाई पास है तो पहला कैपेसिटर आएगा फिर रजिस्टर आएगा, तो उसको बोलते हैं हाई पास कैपेसिटर, C। ओके, और यह मेरा यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? तो सेकेंड, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर में यही सेम डिज़ाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे RI ग्राउंडेड, फीडबैक रजिस्टर, और ये मेरा RI है। तो सेकेंड ऑर्डर है, लो पास पहला मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, LPF ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे रजिस्टर, देन कैपेसिटर, देन फिर से रजिस्टर एंड देन कैपेसिटर। तो ये मेरा बन गया
VI, और ये मेरा बन गया लो पास फिल्टर। इसमें दो नेटवर्क होंगे R1 C1 R2 C2, तो इसलिए बोलता है इसको सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। तो सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर कैसे होगा? अगेन देयर विल बी वन op amp RI RF RI एंड इसके बाद यहाँ पे पहला कैपेसिटर फिर रेजिस्टर, पहला कैपेसिटर फिर रेजिस्टर, C1 C2 R1 R2, और ये मेरा VI। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाई पास फिल्टर। इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर HPF, हाई पास फिल्टर। तो इसका ग्राफ अपने को पता होना चाहिए, हाई पास फिल्टरिंग कैसे होती है, लो पास फिल्टरिंग, इसका जो ग्राफ है ये अपने को पता होना चाहिए। बेसिकली सिंपल ये चीज़ याद रखो कि जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका जो डीबीज अपने को लिखना आना चाहिए। तो जैसे जैसे हम लोग डीबीज डाउन करते, तो अगर ये मेरा स्लोप ज़्यादा ही ऐसे नीचे है तो ये मेरा 80 dB, सॉरी ये मेरा 20 dB पर है, 20 dB पर डिकेड पे है। अगर स्लोप और सीधा हो गया तो इसको 40 dB बोलते हैं, स्लोप और सीधा हो गया तो उसको 60 dB बोलते हैं। तो इसके हिसाब से मेरे अपने ग्राफ बनते हैं, तो ग्राफ भी इसके याद करना है, लो पास एंड हाई पास फिल्टर्स के। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव फिल्टर्स। तो इसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर लो पास हाई पास एंड सेकंड ऑर्डर लो पास एंड हाई पास सर्किटरी यहाँ पे बना दी, और इसके ऊपर के भी आपको ज़्यादा करके न्यूमेरिकल आएंगे। मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल सेकेंड ऑर्डर के ज़्यादा आएंगे। इसके भी न्यूमेरिकल्स कल के लेक्चर में हमने वन शॉट रिवीजन में करवाए हैं। वन शॉट न्यूमेरिकल्स का जो रिवीजन मैंने कर लिया था वो अपने को मिल जाएगा। इसका पूरा थ्योरी जानना है, यूट्यूब पे जाओ, एक्टिव फिल्टर्स करके EDLC में आपको ये मिल जाएगा। ओके, सो फिल्टर्स हो गए। इसके बाद जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर, तो ऑसिलेटर मतलब क्या? विदाउट गिविंग एनी इनपुट सिग्नल यू विल गेट द आउटपुट, इट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटर। Without any input will get the output is called as oscillator circuit। तो इसमें बिल्कुल कोई भी इनपुट नहीं मिलता है, और ऑसिलेटर में दो बार्कहाउसन क्राइटेरिया अपने को पता होने चाहिए। क्या बोलता है बार्कहाउसन क्राइटेरिया? टोटल फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए? टोटल फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए? टोटल फेज शिफ्ट होना चाहिए मेरा 360 डिग्री और 0 डिग्री, और गेन मेरा ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो इसको बोलते हैं बार्कहाउसन क्राइटेरिया। तो इस केस में ऑसिलेटर में अपने को दो सर्किटरी याद करनी है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, और जो दूसरा ऑसिलेटर है दैट इज कॉल्ड एज वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये सब क्या चीज़ है, इसका थ्योरी पार्ट ऑलरेडी ये भी लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ 1 घंटे का लेक्चर है ऑसिलेटर्स के ऊपर, और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल उस लेक्चर में भी मिल जाएंगे, एज वेल एज कल का लेक्चर मैंने न्यूमेरिकल्स लिया था उसके ऊपर भी मिल जाएंगे। तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट किस तरीके से होता है? तो ये मेरा ओप एम्प पहले बना दो, उसमें RC ऐसे 3 नेटवर्क बनाने। तो पहले ओप एम्प पहले ऐसे बना दो, दिस विल बी योर ग्राउंडेड, और ये मेरा इनपुट रजिस्टर, ये मेरा फीडबैक रजिस्टर, हमेशा इसमें भी फीडबैक प्रेजेंट होगा R1, और ये इसको नीचे लेके जाओ, इसको नीचे लेके जाके ऐसा नेटवर्क बनाओ, R1 C1 R2 C2। तो ये मेरा एक सेक्शन हो गया, ये मेरा दूसरा सेक्शन हो गया C2 वाला, और ये मेरा यहाँ पे तीसरा सेक्शन हो गया R3 C3। सबको यहाँ पे कर दो ग्राउंड, और ये कनेक्ट कर दो आउटपुट पे। तो ये बन गया फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में ये जो ओप एम्प है, ये ओप एम्प कौन सा है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ये कितना फेज शिफ्ट देगा? 180 डिग्री फेज शिफ्ट देगा। और इसमें कितने सेक्शन है? 3 RC सेक्शन है, 3 RC सेक्शन है, 3 RC सेक्शन है। तीनों भी RC सेक्शन कितना ईच कितना देते हैं? 60 डिग्री फेज शिफ्ट। तो 60 + 60 + 60 दैट इज 180। 60 + 60 + 60 ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट देगा, और मेरा जो ओप एम्प है ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट देगा। तो टोटल फेज शिफ्ट कितनी होगी? 360 डिग्री फेज शिफ्ट मेरी होगी, 180 + 180 180
प्लस 180 360 हो गया, तो मेरा पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है। और टू सस्टेन द ऑसिलेशन अपना AV क्या बोलते हैं हम लोग, शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 29 होना चाहिए, इसलिए हम लोग फीडबैक में यहाँ पे हमेशा 29 किलो ओम लगा देते हैं। ओके ये अपने को प्रैक्टिकल वाला कल भी मैंने लिया था। टू सस्टेन द ऑसिलेशन फॉर द RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द मिनिमम ऑसिलेशन विल बी और द गेन शुड बी 29। तो यहाँ पे हम लोग 29 लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 किलो मिल जाता है। दिस शुड बी आइडियल फॉर ऑल दिस न्यूमेरिकल्स फॉर द बेस्ड ऑन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो ये हो गया मेरा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, यहाँ पे मैं अभी बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज वेन ब्रिज ऑसिलेटर। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ऑसिलेटर सर्किट। तो इस केस में हमारा क्या बन जाता है, ये मेरा R यहाँ पे, हाँ तो ये मेरा RC नेटवर्क मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है, R एंड C, और यहाँ पे R एंड C। ये मेरा यहाँ पे सेक्शन इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा के इसको छोड़ दो, ये मेरा फीडबैक यहाँ पे गया। ओके और आउटपुट वोल्टेज तो यहाँ पे भी C1 है, R1 है और ये R2 है, ये मेरा C2 है एंड दिस विल बी योर फीडबैक कैपेसिटर RF। तो इस केस में देख सकते हो देयर आर 2 RC सेक्शन बट वन इज कनेक्टेड इन पैरेलल, वन इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो 60 सीरीज में हमेशा 60 डिग्री मिलता है, पैरेलल में हमेशा -60 डिग्री मिलता है। तो 60 कैंसिल हो गया। ओप एम्प कहाँ पे कनेक्टेड है, कौन से इस पे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड इन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओप एम्प। मतलब ये कितना डिग्री फेज शिफ्ट देगा, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री मतलब टोटल फेज शिफ्ट मेरी 0 डिग्री या 360 डिग्री फेज शिफ्ट होती है। तो इस केस में मेरा ये पूरा इस तरीके से होता है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री विल बी द सेम। तो इस केस में मेरा वेन ब्रिज भी 0 डिग्री या 360 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है, मतलब ये भी मेरा ऑसिलेटर सर्किट है। और इस तरीके से अपने को ये 2 सर्किट को याद रखना है और मेनली इसका फॉर्मूला याद रखना है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई √6R इंटू C। ये इसके लिए फॉर्मूला है। वेन ब्रिज के लिए फॉर्मूला है F इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू C। F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू C। तो दिस इज कॉल्ड एज वेन ब्रिज ऑसिलेटर। तो दोनों के इस तरीके से अपने को क्या करने हैं, फॉर्मूलेज याद करने हैं। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 4 भी हो गया। तो नेक्स्ट इसके बाद अपने जो सर्किट होता है जैसे कि ओप एम्प एज कंपैरेटर, ओप एम्प एज स्मिथ ट्रिगर, ये भी सर्किट अपने को इंपॉर्टेंट होते हैं। ओप एम्प एज कंपैरेटर, तो कंपैरेटर में ये जो होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर एप्लीकेशंस। नॉन लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प। तो नॉन लीनियर एप्लीकेशंस में ओप एम्प एज कंपैरेटर होता है एंड ओप एम्प एज स्मिथ ट्रिगर होता है। स्मिथ ट्रिगर। तो ओप एम्प एज कंपैरेटर में भी इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इस तरीके से 2 होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, यहाँ पे R1 है सपोज, ये मेरा सपोज R1 है और यहाँ पे मैंने VI कनेक्ट किया और ये मेरा Vref यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज Vref, रेफरेंस वोल्टेज। बट इस केस में जहाँ पे हम लोग इनपुट को कनेक्ट करते हैं ना, ये कौन सा टर्मिनल है बोलो, ये मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो इसको बोलेंगे इन्वर्टिंग कंपैरेटर। इन्वर्टिंग कंपैरेटर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग कंपैरेटर। अगर मेरा ये नॉन इन्वर्टिंग होगा ना, नॉन इन्वर्टिंग वाला, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ और इस केस में यहाँ पे मैं इनपुट प्रोवाइड कर देता हूँ, VI, RI, नो फीडबैक, और यहाँ पे Vref। तो इसको बोला जाता है नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। इसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। देखो कैसे डिसाइड करना है, इनपुट कहाँ पे कनेक्टेड है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। अगर नॉन इन्वर्टिंग पे कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे इन्वर्टिंग कंपैरेटर। और देयर विल बी नो फीडबैक इन कंपैरेटर्स। इन कंपैरेटर में आपको कोई भी फीडबैक प्रेजेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद होता है स्मिथ ट्रिगर। सो स्मिथ ट्रिगर में कैसे होगा, तो स्मिथ ट्रिगर में
मैं दोनों भी सर्किट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मेरा एक सर्किट है जिसमें ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये मेरा R1 है सपोज, ये मेरा RF है सपोज, ये मेरा V0 है और यहाँ पे मैंने इनपुट दिया VI। और दूसरे के केस में मैंने उल्टा किया, दैट इज इन्वर्टिंग, तो ये मेरा इन्वर्टिंग के लिए ये मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। RF फीडबैक रेजिस्टर R1, ये मेरा ग्राउंडेड, ये मेरा V0 और ये मेरा यहाँ पे VI। तो इस केस में स्मिथ ट्रिगर के सर्किट में हम लोग को दोनों भी सर्किट आते हैं, नॉन इन्वर्टिंग वाला, नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर, एंड दिस इज अगर इन्वर्टिंग पे कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर, इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर। इसका इनपुट वर्सेस आउटपुट ग्राफ दिखा देता हूं। ये सपोज मेरा इनपुट साइड है, ये सपोर्ट मेरा इनपुट साइड है और यहाँ पे मैंने इनपुट सिग्नल यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो इन दिस केस अगर मुझे ये पूरा सर्किट बनाना है तो अगर यहाँ पे मैं इस केस में इस इधर कट ऑफ करूँ तो ये मेरा दोनों पे जगह पे करेंगे VUTP एंड VLTP, अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट, लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट, और यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये तीनों पॉइंट अपने को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है फॉर द रेफरेंस, फॉर द रेफरेंस। और ये सर्किट मेरा ड्रॉ कैसे होगा मालूम है, ऐसे, मतलब वेव फॉर्म इस तरीके से मेरी ड्रॉ होगी। और इसका पैटर्न आप देखोगे ना तो इट्स इज साइन वेव, राइट, इसको साइन वेव बोलते हैं। और आउटपुट में मुझे क्या मिला, स्क्वायर वेव। तो इसलिए इसको स्मिथ ट्रिगर को साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर भी बोलते हैं। और एनी सिग्नल या फिर एनी सिग्नल को कोई भी रैम्प सिग्नल भी दोगे, ट्रायंगुलर सिग्नल भी दोगे तो भी इसको स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से मेरा ये सिग्नल बनता है। तो इस केस में अगर मेरा इनपुट मेरा कुछ इस तरीके से है, इनपुट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे भी मेरा UTP होगा, ये यहाँ पे भी मेरा LTP होगा, VUTP, और ये लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट है VLTP। इसका भी हम लोग रेफरेंस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, इसका भी ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे। तो इसका सर्किट मेरा कैसे बनेगा, वेवफॉर्म कैसे बनेगा, ऐसे। तो ये मेरा आउटपुट के लिए मिलेगा, स्टार्टिंग यहाँ से चालू होगी, ठीक है, इन्वर्टिंग के लिए। और ये मेरा फिर से स्क्वायर वेव इस तरीके से मेरा बनते जाएगा। सो दिस इज द स्मिथ ट्रिगर सर्किटरी। तो स्मिथ ट्रिगर में मेरा इस तरीके से सर्किट डायग्राम एंड वेवफॉर्म बनाना है। मेनली इंपॉर्टेंट है ये साइन टू या एनी वेवफॉर्म टू साइन स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करेगा, स्क्वायर वेव कन्वर्टर। और इसका हिस्टेरेसिस वाला ग्राफ भी आता है, ये भी अपने को ड्रॉ करना है। तो ओपैम्स कंपैरेटर एंड ओपैम्स स्मिथ ट्रिगर भी अपने को याद कर ले, ठीक है। उसके बाद आता है IC555, इसको टाइमर IC बोलते हैं। इसका मेनली पहले अपने को ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा इसका, पहले एक ऐसे बॉक्स बना दो, इस तरीके से पहले एक बॉक्स बना दो और यहाँ पे दो कंपैरेटर्स लगा दो, ये कंपैरेटर, ये दूसरा कंपैरेटर। उस ऊपर वाले को बोलेंगे अपर थ्रेशोल्ड कंपैरेटर और अपर कंपैरेटर, और इसको बोलेंगे लोअर कंपैरेटर। ओके, इसके दोनों भी पॉइंट पहले इधर कनेक्ट कर दो। ये मेरे जो पॉइंट होंगे ये मेरा 6 एंड पॉइंट नंबर 5 होगा, पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 5। इधर एक रजिस्टर ऐड करोगे, इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर ऐड कर दोगे। यहाँ पे भी मेरे दो पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होंगे, एक और ये दो। इसका जो ये पहला पॉइंट है ये मेरा इतना ही कनेक्ट होगा, सॉरी, ये मेरा यहाँ पे ही कनेक्ट होगा, दैट इज यहाँ पर ही कनेक्ट होगा सपोज, तो दैट इज 1/3 VCC।
इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इट इज़ सेट एट 1/3 VCC, और ये मेरा पॉइंट पिन नंबर 2 है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रिगर टर्मिनल, ट्रिगर। और इसके बाद यहाँ पे और एक रजिस्टर आएगा, दैट इज़ दिस। तो ऊपर के सर्किट को यहाँ पे VCC लगा दो और नीचे के पिन नंबर को यहाँ पे ग्राउंड कर दो। ये होगा मेरा यहाँ पे, हाँ ये ट्रिगर लिख दो, ट्रिगर। और ये तीनों भी रजिस्टर्स ये कितने होंगे, 5 किलो ओम के होंगे, 5 किलो ओम, 5 किलो ओम और 5 किलो ओम, इसलिए इसको 555 बोलते हैं। ये पिन नंबर 4 जो है ये हमेशा ग्राउंड को कनेक्ट होता है, ये हमेशा VCC जो है ये पिन नंबर 8 को कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे हो गया। तो ये मेरा सर्किट बना। उसके बाद इन दोनों का जो भी आउटपुट है ये जाता है एक फ्लिप फ्लॉप को। ये किधर जाता है, एक फ्लिप फ्लॉप को जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, तो फ्लिप फ्लॉप है RS फ्लिप फ्लॉप या SR फ्लिप फ्लॉप, SR। और ये मेरा Q है, ये मेरा Q बार है। उसके बाद ये जो आउटपुट है इसको हम लोग लगा देंगे एक ट्रांजिस्टर को, ये ग्राउंडेड होगा और ये कनेक्ट होगा एक पिन को, दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज पिन, डिस्चार्ज पिन। और इसका जो आउटपुट है ये डायरेक्टली हम लोग आउटपुट को कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो पिन नंबर 6 जो है दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड, पिन नंबर 5 जो है दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल वोल्टेज, पिन नंबर 8 तो मैंने यहाँ पे लिख दी VCC, पिन नंबर 4 यहाँ पे मैंने लिख दी ग्राउंड, पिन नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया दैट इज ट्रिगर। तो ये ट्रिगर टर्मिनल है पिन नंबर 2 पे। उसके बाद रीसेट, हाँ तो यहाँ पे एक जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है रीसेट, तो ये एक रीसेट पिन होती है। उसके बाद पिन नंबर 3 इज ग्राउंड, हाँ तो दिस इज एक्चुअली रीसेट पिन नंबर 4। ओके, एंड डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर, इसको नाम देते हैं Q1। तो इस तरीके से अपना डायग्राम होता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC555। वर्किंग इसका सिंपल है, वेन एवर द ट्रिगर टर्मिनल, जैसे इसको ट्रिगर किया, व्हेन द वेवफॉर्म, इसके वेवफॉर्म में पहले ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसान हो जाए। ये कुछ वेवफॉर्म हम लोग कैपेसिटर ऐसे बनाते हैं, इसका 1/3 VCC पॉइंट होता है, 2/3 VCC होता है, ये 2/3 VCC पे कनेक्टेड है समझो, ये 1/3 VCC पे कनेक्टेड है समझो, और इसके रेफरेंस पे हम लोग इसको ऑन ऑफ करते हैं, इसके रेफरेंस पे हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। सो सपोज व्हेन यू आर गिविंग अ पुश बटन, ये ट्रिगर मतलब एक पुश बटन की तरह काम करता है। इसको जैसे ट्रिगर किया, जैसे ये 1/3 VCC मतलब इसके ऊपर चला गया, ये 0 लेवल है, तो 1/3 VCC के ऊपर चला गया, कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। तो ये क्या होता है, चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर C, और ये क्या है, डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। तो जब भी ये 1/3 VCC के ऊपर चला जाता है, लोअर कंपैरेटर ऑन हो जाता है, लोअर कंपैरेटर ऑन हो गया मतलब यहाँ पे रीसेट हो गया। उस केस में मेरा यहाँ पे आउटपुट है वो मेरा क्या हो जाता है, Q बार, मतलब इसका इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब यहाँ पे मेरा आउटपुट LED विल बी ऑन। तो इस केस में इतने रीजन के लिए LED मेरी ऑन हो जाती है। जैसे ही ये 1/3 VCC से ऊपर चला जा रहा है, मतलब ये यहाँ पे 2/3 VCC तक पहुंच गया, ये मेरा 2/3 VCC वाला पॉइंट है, 2/3 VCC वाला पॉइंट है, मतलब इधर ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये इधर कनेक्टेड है। जैसे ये 2/3 VCC के ऊपर गया मतलब थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, थ्रेशोल्ड हो गया मतलब ये इसको सेट कर देगा, सेट कर देगा तो ये मेरा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, यहाँ पे Q ऑन हो जाएगा, Q1 ऑन हो गया मतलब यहाँ पे ट्रांजिस्टर यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज मतलब कैपेसिटर इसके अंदर जो है ये डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। इस केस में मेरा LED विल बी ऑफ होगा। तो यहाँ पे मेरा LED विल बी ऑन और इस केस में मेरा LED विल बी ऑफ। तो ये साइकिल ऐसे रिपीट होते जाएंगे, ये साइकिल्स मेरे ऐसे रिपीट होते जाएंगे, ऑन ऑफ लाइक दिस। तो ये सिंपल वेवफॉर्म इसका याद करना है, ठीक है। तो जितना हो सके शॉर्ट में मैंने इसमें इधर बना दिया। तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC555 है। अभी इसमें IC555 में 2 एप्लीकेशंस अपने को याद करने हैं। पहला जो है दैट इज कॉल्ड एज अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में पहला ऐसा बक्सा बनाओ, ऊपर मेरा पिन नंबर 4 होगा, पिन नंबर 8 होगा, इसको मैं कनेक्ट करूंगा VCC के साथ। पिन नंबर 3 जो होगा ये मेरा आउटपुट होगा, ये मेरा IC555 है। ओके, यहाँ पे पिन नंबर 1 इज ग्राउंडेड, पिन नंबर 5 इज कनेक्टेड थ्रू 1 कैपेसिटर 0.01 माइक्रोफैरेड के साथ। इधर
फिर यहाँ पे आ जाओ, एक रजिस्टर बनाओ, उसको कनेक्ट करो पिन नंबर 7 पे, ये मेरा R1 होगा। ये मेरा रजिस्टर 2 कनेक्ट करो, ये पिन नंबर 6 को कनेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर 2 एंड देन 1 कैपेसिटर कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा कैपेसिटर है, और इस तरीके से ये मेरा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बन जाता है। इसमें कोई भी ट्रिगर टर्मिनल नहीं होता है। द पिन नंबर 2 एंड 6 विल बी इंटरनली शॉर्टेड। तो यहाँ पे ये बन जाता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मतलब ही इसको फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी बोलते हैं। फ्री रनिंग ऑसिलेटर, इसको कोई भी इनपुट की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही हम लोग पावर इसकी ऑन कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इस तरीके से होते जाएगा। तो इसके लिए टाइम पीरियड भी फिक्स है। टी ऑन इसका कुछ बनता है 0.693 R1 प्लस R2 इंटू C, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो टी ऑफ के लिए 0.693 R2 इंटू C, ऐसा कुछ इसका फॉर्मूला बनता है टी ऑन एंड टी ऑफ के लिए। वैसे ही इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद करना है, ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला इसका आपको याद करना है, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 2R2 इंटू C। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला क्या होगा, D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 2R2 इंटू 100। तो ये फॉर्मूलेज होते हैं फॉर द अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, फॉर द अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसका वेवफॉर्म जैसे हमने यहाँ पे बनाया, कैपेसिटर चार्ज, डिस्चार्ज, और आउटपुट में मेरा एलईडी ऑन, एलईडी ऑफ, आउटपुट ऑन, आउटपुट ऑफ, इस तरीके से चलते जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दूसरा जो सर्किट है दैट इज कॉल्ड एज मोनोस्टेबल। मोनोस्टेबल को हम लोग वन शॉट टाइमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन शॉट टाइमर, मतलब एक बार इसको ट्रिगर दिया फिर वो चालू हो जाएगा। तो इसके लिए भी सर्किट कैसे बनता है, ये मेरा IC 555 बनाओ, वैसे ही सेम पिन नंबर 4 एंड 8 को शॉर्ट करो, जैसे यहाँ पे भी किया है। VCC लगाओ, पिन नंबर 3, पिन नंबर 1 एंड 5 विद कनेक्टेड 1 कैपेसिटर, पिन नंबर 1 एंड 5, पिन नंबर 4 एंड 8। उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट करो पिन नंबर 7 के साथ, पिन नंबर 6 इधर ही शॉर्ट होना चाहिए, यहाँ पे इसके साथ ही शॉर्ट होना चाहिए। फिर एक कैपेसिटर लो और इसको यहाँ पे ग्राउंड कर दो, ठीक है, और यहाँ पे इसको ट्रिगर देना है तो ही ये चालू होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वन शॉट टाइमर। वन शॉट टाइमर, जब तक इसको हम लोग ट्रिगर नहीं देंगे तब तक ये सर्किट चालू नहीं होगा। और इसके लिए इसका एक फिक्स फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू 1.1 इंटू R इंटू C। दिस इज द टाइम कांस्टेंट, ओके, फॉर द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ये IC 555 के एप्लीकेशंस है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ज़्यादा करके डिजाइन के क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे, डिजाइन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, डिजाइन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहाँ मिलेंगे, कल के लेक्चर में वन शॉट न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हुए हैं, उसमें ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस आपको हो जाएगा, बट दिस इज द थ्योरी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अस्टेबल मोनोस्टेबल हो गया, उसके बाद ये IC 555 के और दो मेन एप्लीकेशंस है, जैसे कि PWM। PWM मतलब क्या, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और इसके बेस्ट, इसके ऊपर ही होता है दूसरा, दैट इज कॉल्ड एज पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो पल्स विड्थ एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में PWM बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में PPM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PPM सर्किट। तो PWM सर्किट में अगर मेरा इनपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से होगा, तो आउटपुट में मेरे जो ये विड्थ है ना, विड्थ ऑफ द पल्स विल बी इंक्रीजेस यहाँ पे। फिर जैसे ये नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो ये पल्स का विड्थ जो है ये मेरा इस तरीके से और कम होते जाएगा। सो एट द पीक you will get the higher pulse, at the lower time it will get lower and lower। फिर से इसकी पल्स बढ़ेगी, फिर से ये कम होगा। और पल्स पोजीशन मतलब क्या, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा PWM पल्स कुछ इस तरीके से दिखता है, और आउटपुट में मेरा जो पल्स पोजीशन है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है, इसके ऊपर। तो
इसको बोलते हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इसमें विड्थ मेरी क्या होती है, फिक्स होती है, विड्थ ऑफ द पल्स विल बी फिक्स, इसमें विड्थ वैरी होती है, इसलिए इसको PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक बोलते हैं। तो ये भी कुछ एप्लीकेशंस है IC 555 टाइमर के। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक चैप्टर जो अपना लास्ट में बचता है, दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर्स। तो वोल्टेज रेगुलेटर में बेसिकली अपने को दो मेन फंडा इसमें पहले याद रखना है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर, इसमें हम लोग बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज लाइन वोल्टेज एंड लोड, लाइन रेगुलेशन क्या होता है एंड लोड रेगुलेशन क्या होता है। ये दो मेन कंसेप्ट आपको याद करना है, व्हाट इज लाइन रेगुलेशन एंड व्हाट इज लोड रेगुलेशन। इसका सिंपल फॉर्मूलेज जो है ये अपने को याद करना है, LR इज इक्वल टू VRL माइनस VFL डिवाइडेड बाय VFL इंटू 100। इस तरीके से मेरा कुछ फॉर्मूला बनता है फॉर द लोड रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन का वैसे ही फॉर्मूला, वैसा ही लाइन रेगुलेशन का फॉर्मूला अपने को याद रखना है, VLH माइनस VLL, that is also called as source regulation. उसके बाद लाइन रेगुलेशन, सोर्स रेगुलेशन हो गया। उसके बाद और एक पैरामीटर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रिपल रिजेक्शन। तो रिपल रिजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट रिपल डिवाइडेड बाय इनपुट रिपल, राइट। तो V0 रिपल डिवाइडेड बाय VI रिपल, कितने रिपल्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये कुछ डेफिनेशंस के लिए अपने को आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन वाला इसमें ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर हमने देख लिए। उसके बाद फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं एंड वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। तो फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर्स, तो फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर में बेसिकली दो टाइप ऑफ रेगुलेटर होते हैं, 78XX विच इज कॉल्ड एज पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, तो इसकी 7805 होता है, 7809 होता है, 78112 होता है। तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज, इसके जो आउटपुट वोल्टेजेस है ना, आउटपुट वोल्टेजेस, ये इसका होता है 5 वोल्ट, इसका होता है +9 वोल्ट, इसका होता है +12 वोल्ट। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर्स। जब भी मैं बात करता हूँ 79XX, ये होता है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर्स, तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर्स में 79XS की सीरीज होती है। तो 7905, 7909, 7912, 7915, तो बहुत सारे ऐसे 7805 में जैसे है ना, तो ऐसे 79 में भी है, 7918, 7924। तो इसमें आपको आउटपुट वोल्टेजेस जो है ना, ये इस तरीके से मिलते हैं। आउटपुट वोल्टेज निगेटिव में मिलते हैं, -5 वोल्ट, -9 वोल्ट, -12 वोल्ट। तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। इसका सिंपल सा डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये डायग्राम आप इस तरीके से बनाओगे, 7805 पूछा तो यहाँ पे एक्सेस को 05 बना दो। क्या बनाओगे, 7805। यहाँ पे इनपुट होता है, ये मेरा आउटपुट होता है, और यहाँ पे मेरा होता है ग्राउंडेड। सिंपल इस तरीके से अपना इसका सिम्बॉलिंग होता है, 78 एंड 79 एक्सेस। इसके बाद जो होता है एक, इट इज कॉल्ड एज लीनियर रेगुलेटर्स और वेरिएबल रेगुलेटर्स। तो लीनियर रेगुलेटर में हम लोग बात करते हैं LM317 की, LM317। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर्स, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो ये कुछ फंडा होता है वोल्टेज रेगुलेटर में, जिसमें अपने को फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर पता होना चाहिए एंड लीनियर वेरिएबल रेगुलेटर्स पता होने चाहिए। और इस केस में LM317 का आपको ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन पूछने को आ सकता है।
ब्लॉक डायग्राम करके जाना, इसका एक्सप्लेनेशन करके जाना, एज वेल एज वन न्यूमेरिकल ऑन लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो ये आपको आने के चांसेस ज़्यादा है, बेटर दैन मतलब 78 एक्सेस या 79 एक्सेस से ज़्यादा चांसेस है LM317 पूछने की, और इससे भी ज़्यादा मेन चांसेस है जो अपने 4 मेन सर्किट है IC 723 के ऊपर के, हाई वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज हाई करंट, HV HC, जहाँ पे आउटपुट में ट्रांजिस्टर होता है ना, वो वाला सर्किट। तो इसके 4 सर्किट है, HV SC, HV लोअर करंट, लो वोल्टेज लो करंट एंड लो वोल्टेज हाई करंट। तो ये 4 IC 723 के वोल्टेज रेगुलेटर्स है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इसके ऊपर फोकस करना है। इसके न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं बेस्ट, कोई भी इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, बट बेस्ड ऑन दी PYQs हम लोग को ज़्यादा फोकस करने हैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। IC 723 के न्यूमेरिकल्स ज़रूर आएंगे, और इसके जितने भी रेगुलेटर्स का मतलब न्यूमेरिकल्स है तो आपको वो करके जाने हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, कल का लेक्चर में भी मैंने IC 723 के ऊपर का न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे करवा के दिए थे, तो उसमें आपको ये सभी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, एज वेल एज मतलब जितने भी 6 टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस किए, और ये यहाँ पे मैंने HVLC एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरीके से इसको डिजाइन करना है, मतलब न्यूमेरिकल्स मतलब डिजाइन वाले क्वेश्चंस आते हैं सब, डिजाइन। ओके, तो ये कल का वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। अभी आपको EDLC के लिए अपने सब टॉपिक्स हो गए, तो अभी EDLC के लिए अपने को स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है। जब भी आप EDLC टॉपिक पढ़ोगे तो पहला चैप्टर आप स्टार्ट करोगे ओपैम्प के जो लीनियर एप्लीकेशंस है ना, वो पहला टॉपिक स्टार्ट करोगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3। पहला चैप्टर नंबर 3 पूरा छान मारो, फिर चैप्टर नंबर 4 जो भी नॉन लीनियर एप्लीकेशंस है, नॉन लीनियर ओपैम्प के ऊपर के जो भी एप्लीकेशंस है, एज वेल एज फिल्टर्स जो है एंड ऑसिलेटर्स जो है, ये पहला पूरा आना चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 5 के ऊपर जाओ, IC 555, ये पूरा करो। फिर चैप्टर नंबर 6 पे आओ, वोल्टेज रेगुलेटर्स करो, एज वेल एज फिर आप चैप्टर नंबर 2 पे जाओ, इसमें जो हाइब्रिड पाई मॉडल है ना, हाइब्रिड पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांसेस 100% है, हाइब्रिड पाई मॉडल। बट इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं, बाईपास या अनबाईपास आ रही। एंड फिर आप चैप्टर नंबर 1 पे पढ़ो, उसमें फिक्स्ड एंड वोल्टेज रेगुलेटर बायस के बारे में पढ़ोगे। वोल्टेज डिवाइडर, नॉट रेगुलेटर, वोल्टेज डिवाइडर। तो इसमें भी CB, CE, CC कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, CE का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, CS का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है। फिर उसका हम लोग जैसे DC लोड लाइन का कंसेप्ट, क्यू पॉइंट, जो DC लोड लाइन क्यू पॉइंट वाले क्वेश्चंस है ना, वो ज़्यादा करके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपको आएंगे, डेफिनेशंस वाले। तो उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर का न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाइब्रिड पाई मॉडल, मिलर्स थ्योरम, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, मतलब CE एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल CE एम्पलीफायर, ये 3 गिने चुने क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। फिर जैसे मैंने बताया, पहला चैप्टर नंबर 3 पढ़ो, जितना भी हमने दिया है कंटेंट कवर किया वो पहला कवर करो, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 2 एंड देन चैप्टर नंबर 1। इस तरीके से स्ट्रैटेजी रखो EDLC के लिए। देखो EDLC जितना आप पहले अटेम्प्ट में कवर करोगे तो अपना टेंशन बहुत निकल जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें ज़्यादा आते हैं, EDLC में डिज़ाइन वाले क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसको अपने पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया तो बहुत बड़ा टेंशन अपना निकल जाएगा। तो इसके ऊपर का आपको पूरा कंटेंट चाहिए। अभी जैसे अपना ये कल अपना पेपर रहेगा, ठीक है, तो इसमें आपको इतना पूरा LMR, अगर आपने पहले ये अकेडमी स्टूडेंट्स हो और उन्हें LMR अटेंड किया है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कोई भी EDLC का बच्चा फेल नहीं होगा,
कोई भी EDLC का बच्चा जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, LMR अच्छे से अटेंड किया है, रिकॉर्डेड वीडियोस मेरे अच्छे से रेगुलर लेक्चर्स देखे हैं, वो एक भी बच्चा EDLC में फेल होने के चांसेस 0% है। सिर्फ उनको पढ़ के अच्छे से जाना है। और बाकी का अभी जो भी सिंपल मतलब नए स्टूडेंट्स है और इन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है, रेफरेंस बुक से पढ़े हैं या ये चीज़, ये इनके लिए सिर्फ ये वन शॉट टाइम रिवीजन लेक्चर्स था। इसमें आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन, इस टॉपिक के कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। ओके, बाकी का कंटेंट जो भी मैंने चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 1, 2 का जो भी थे, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था वैसे न्यूमेरिकल्स वन शॉट न्यूमेरिकल्स का एक लेक्चर लिया एंड वन शॉट थ्योरी फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 6 मैंने आज कवर करवा दिया है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम। and crack the EDLC subject. Okay, thank you from my side.